Hello, my dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss a very important topic in English, and the topic is figures of speech, जिसे आप हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं. तो बच्चों, 9th, 10th, 11th, 12th आगे आप लोग जब इंग्लिश पढ़ेंगे कॉलेज लेवल पर तब भी, और हाँ, जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तब भी आपके ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच तो हर लेवल के अंदर पूछे जाते हैं. तो चलिए आज हम समझते हैं इम्पॉर्टेंट 15 फिगर्स ऑफ स्पीच इस वीडियो के अंदर. मेरे साथ पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा. तो बच्चों, जैसे हम शुरू करते हैं तो उससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगी. ये देखिए, आजकल आपको पता है शादियों का मौसम चल रहा है, तो ये जो शादियों में लेडीज़ जाती हैं या जो दुल्हन होती है वो इतने खूबसूरत खूबसूरत मेकअप करती हैं, आभूषण पहनती हैं. क्यों पहनती हैं? इतनी सारी ज्वेलरी अडॉर्न करके वो क्या करना चाहती हैं? सोचिए, मैं और भी क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ. ये देखिए, गुजरात में श्री वल्लभ भाई पटेल जी का ये आयरन मैन, जिनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, उनका बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है. इनको आयरन मैन क्यों कहा जाता है? और ना केवल इनको, बल्कि देखिए जितने भी कैरेक्टर्स आपके सामने हैं, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ आपके सामने हैं, उनको कोई ना कोई टाइटल दिया गया है. जैसे सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, विलियम शेक्सपियर हमारे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान व्यक्तित्व, उनको कहते हैं बार्ड ऑफ एवन. और ये तो आप जानते हैं लता मंगेशकर जी, इनको कहते हैं स्वर कोकिला, कोयल से इनकी तुलना की जाती है इनकी आवाज़ की. और एक मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, द आयरन मैन ऑफ इंडिया. और ये देखिए मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख, जिनको इनके नाम से जाना जाता है. क्यों इन्हें इन नामों से पुकारा जाता है? कभी आपके दिमाग में ये बात आई? क्यों लेडीज़ आभूषण पहनती हैं? क्यों इन सब लोगों को इन नामों से जाना जाता है, इन टाइटल्स से जाना जाता है? या फिर जितने भी हमारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जैसे आपने हिंदी का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. अब देखिए, ये टंग ट्विस्टर है ना. बोलने में हम अगर इसको लगातार कई बार बोलेंगे तो हमारी टंग ट्विस्ट हो जाएगी. तो ये क्यों होते हैं लैंग्वेज के अंदर? हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी. बच्चों, आप सबकी मम्मी बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं, है ना. बहुत सारे मसाले डालती हैं वो उस खाने के अंदर. क्यों डालती हैं इतने सारे मसाले वो खाने के अंदर? देखिए आप स्क्रीन के ऊपर कितनी सारी स्पाइसेस हैं, तो क्यों डालती हैं वो इतनी सारी स्पाइसेस खाने के अंदर? और बच्चों, हम जितने भी सॉन्ग गाते हैं, पोएम्स गाते हैं, उनको हम गा सकते हैं. उनके अंदर गेयता का गुण होता है, राइम स्कीम होती है, म्यूजिक होता है, रिदम होता है. और बच्चों, हम अपने घर को सजाते हैं, उस पर सुंदर सुंदर पिक्चर्स लगाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं. जब बर्थडे होता है तो हम बलून्स लगाकर डेकोरेट करते हैं. हम क्यों डेकोरेट करते हैं इन सारी हमारे घर को? तो बच्चों, इन सब चीज़ों का आंसर है फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार, अलंकार मतलब आभूषण. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको भी दूंगी, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्यों. सबसे पहले हमने बात की थी शादियों के मौसम में जो लेडीज़ हैं वो ज्वेलरी पहनती है, अलंकार पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, सजती संवरती हैं. क्यों संवरती हैं? ताकि वो खूबसूरत लगें, वो ब्यूटीफुल लगें, इम्प्रेसिव लगें, प्रिटी लगें, है ना. अच्छा, अब जब इतने टाइटल्स हम देते हैं लोगों को, हमने बहुत सारे टाइटल्स यहाँ पर इन लोगों के अभी पढ़े, तो वो क्या चीज़ डिनोट करते हैं? वो उनकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं. जैसे स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी की आवाज़ इतनी ज़्यादा मधुर है, इतनी म्यूज़िकल है, इतनी मेलोडियस है, जैसे कि कोयल की आवाज़. तो उनकी आवाज़ की तुलना की गई है कोयल से. तो बहुत सारे टाइटल्स हम देते हैं. टंग ट्विस्टर्स भी बच्चों अपने आप में फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, क्योंकि इनमें च साउंड, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, च च च आ रहा है, आप पूरा बोल के देख लीजिए. तो ये जो कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन की जो ध्वनि रिपीट हो रही है, वो भी अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच है. मसाले डालती हैं आप सबकी मदर्स खाने के अंदर. क्यों? उसे और भी टेस्टी बनाने के लिए, उसे और भी यमी बनाने के लिए, उसको और भी इतना ज़्यादा फ्रेग्रेंट बनाने के लिए कि आप उसको खाएं और उसका मज़ा लें. और बच्चों, रिदम, राइम स्कीम होती है हमारी पोएम्स के अंदर, ताकि हम उनको गा सकें, उनको एंजॉय कर सकें, उनके ऊपर डांस कर सकें. हम घर को सजाते हैं क्यों? क्योंकि वो ब्यूटीफुल लगे, इम्प्रेसिव लगे, इफेक्टिव लगे. तो यही होते हैं बच्चों फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसी वर्ड्स और फ्रेजेस
होते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को, हमारी भाषा को ब्यूटीफुल, इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। मुझे किसी लेडी की खूबसूरती की तारीफ करनी है और मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर प्रिटी, यू आर गॉर्जियस। मैं कहती हूँ चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। अब बच्चों, सोने जैसे बाल, अरे सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग, ये क्या? मैं कुछ नहीं कर रही, मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ सुंदरता की, उनकी ब्यूटी की। लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज को ना और मैंने ब्यूटीफुल बना दिया, इफेक्टिव बना दिया, इम्प्रेसिव बना दिया। मैंने सिंपली नहीं कहा दैट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, मैंने उसको और एनहांस कर दिया। मैंने ऐसे शब्दों का और ऐसी फ्रेजेस का प्रयोग किया जिससे कि मेरी लैंग्वेज भी ब्यूटीफुल हो गई, जितनी की ब्यूटीफुल वो लेडी हैं जिनकी मुझे तारीफ करनी है। तो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। फिगर्स ऑफ स्पीच, words or phrases that make our language beautiful, effective and impressive known as figures of speech। तो चलिए बच्चों, इसमें हम बहुत सारे 15 एक्चुअली मैंने टोटल लिए हैं यहाँ पर, जो आपकी 9 to 12 और आगे भी काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे। तो वो हम समझते हैं सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला है बच्चों सिमिली। बहुत बार आपने सुना है, मैंने बहुत सारे आपको पोएम्स पढ़ाए हैं सारी क्लासेस के, और आपने उन सब में सुना है मेरे मुंह से सिमिली। सिमिली को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो होता है उपमा अलंकार, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों और उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है, उनकी तुलना की गई है। इसमें क्लूज भी आपको मिलेंगे। जब ऐसी तुलना की जाएगी या तो लाइक वर्ड यूज होगा, LIKE, और या एज, AS, जैसा, तरह, हिंदी इनकी ये हो गई। तो जब दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए और लाइक और एज वर्ड का यूज़ किया जाए उस कंपैरिजन में, तो वो हो गया सिमिली। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रवि इज एज टॉल एज अ जिराफ। अब रवि इतना लंबा है जितना कि जिराफ। अब यहाँ पर रवि की लंबाई और जिराफ के अंदर तुलना की गई है और वर्ड यूज किया गया है एज। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों? सिमिली। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। ये विश्व एक रंगमंच के समान है। ऐसा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट विलियम शेक्सपियर ने कहा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। वर्ल्ड एक रंगमंच के समान है, तो यहाँ पर वर्ल्ड का और स्टेज का कंपैरिजन हुआ है। और कौन सा वर्ड यूज हुआ है बच्चों? देखिए, लाइक। बच्चों सिमिली में ये एज और लाइक आना बहुत ज़रूरी है। सिमिली तभी होगी जब ये दो वर्ड आएंगे। तो आपके पास परफेक्ट क्लू है, 100% क्लू है कि अगर आप ये वर्ड देखें और दो चीज़ों की तुलना की गई हो तो क्या आएगा बच्चों? सिमिली। माई ग्रैंडफादर वॉक्स एज स्लो एज अ टर्टल। टर्टल जितनी स्लो मूव करता है, जितना धीरे चलता है, उतने ही धीरे मेरे दादाजी चलते हैं। तो यहाँ पर दादाजी के चलने की जो गति है उसकी तुलना टर्टल की गति से की गई है। और वर्ड कौन सा यूज हुआ है बच्चों? एज। तो यहाँ पर क्या हुई? सिमिली। माई सन इज एज क्यूट एज अ किटन। बिल्ली के बच्चे जितना क्यूट है मेरा बेटा। तो यहाँ पर मैंने मेरे बेटे की और किटन की तुलना की और मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? यस, यू आर राइट, एज। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? सिमिली। तो बच्चों सिमिलीज आर लाइक रेनबोज। सिमिलीज जो होती है ना, वो रेनबोज की तरह है, इंद्रधनुष की तरह है। देखो यहाँ पर भी मैंने कंपैरिजन कर दिया, किसका? सिमिली का और रेनबो का। दे ऐड कलर्स टू द सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस में रंग भर देती हैं, जान भर देती हैं, उसको ब्यूटीफुल, इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बना देती हैं। तो आई होप सिमिली इज क्लियर। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। अगला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जितना कि सिमिली, और बहुत आसान है जितना कि सिमिली। दूसरा हमारा है मेटाफर। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, डायरेक्ट कंपैरिजन, वन थिंग इज अदर। अब देखो बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस आपके साथ यूज किया, ये सेकंड वाला देखिए। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। वर्ल्ड जो है, विश्व जो है, वो रंगमंच के समान है, की तरह है। ठीक है, अब जब मैं ये ना कहूँ ना, मैं तरह वर्ड को हटा देती हूँ। ठीक है, मैंने बिल्कुल हटा दिया इस तरह को। मैंने कह दिया विश्व रंगमंच है, तो ये हो गया बच्चों डायरेक्ट कंपैरिजन, इम्प्लाइड सिमिली। मैंने कह दिया एक चीज दूसरी चीज है, उस तरह वर्ड को मैंने हटा दिया, यानी कि उस लाइक और एस को मैंने हटा दिया। मैंने सीधा ही कह दिया कि पूरा का पूरा विश्व रंगमंच है। तो देखिए, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। यहाँ पर कंपैरिजन तो हुआ है उसी वर्ल्ड का उसी स्टेज के साथ जैसा कि सिमिली में हुआ था, लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये है एन इम्प्लाइड सिमिली,
और वन थिंग इज अदर, मैंने सीधा ही कह दिया, मैंने उस तरह वर्ड को हटा दिया, तो यहां पर यह है मेटाफर। और भी एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। माई टीचर इज एन एंजल, मेरे टीचर तो फरिश्ते की तरह है। तरह को तो हटा दो, तरह हो गया तो लाइक हो गया, मेरे टीचर तो फरिश्ते ही हैं। मैंने तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, तरह होता तो सिमिली हो जाता बच्चों। माई टीचर इज लाइक एन एंजल, लेकिन ये तो मेटाफर था, सो माई टीचर इज एन एंजल। अब देखो, किसी की मेरे को ना बताना हो खूबसूरती, तो मैं अगर ये कहूँ शी इज लाइक अ रोज, वो तो गुलाब की तरह सुंदर है, तो ये तो हो गई सिमिली। लेकिन अगर मैं मेटाफर का यूज करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगी, शी इज अ रोज, अरे वो तो गुलाब है, यानी कि वो इतनी सुंदर है जितना कि गुलाब। लेकिन मैंने यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं किया, सो इट इज अ मेटाफर। राम हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आपने कई चीज़ों में इस चीज़ को पढ़ा होगा, सुना होगा कि उसका दिल तो सोने का है। अरे बच्चों, सोने का दिल होगा तो सांस कैसे लेगा, जिएगा कैसे, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना राम के लिए। लेकिन यहाँ पर ये ना एक्चुअली मेटाफर है, उसका दिल सोने का है, मतलब वो बहुत काइंड हार्टेड है, उदार हृदयी है, बहुत अच्छा है दिल से। ही इज़ अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है बच्चों, जहाँ से हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अरे ये तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी नॉलेज है, वो कुछ भी बता सकता है, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया हमें बता देता है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ वॉकिंग डिक्शनरी, अरे ये तो चलती फिरती डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी में क्या करते हैं, हम वर्ड्स के मीनिंग ढूंढते हैं ना, तो यानी कि इस लेडी को सारे के सारे मीनिंग्स पता है, चलती फिरती डिक्शनरी है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया ना लड़की का डिक्शनरी के साथ, यानी कि उसकी बहुत अच्छी वोकैबलरी है। दिस क्लास इज अ जू मार्केट, अरे बच्चों आपने बहुत बार सुना होगा टीचर आपकी क्लास में, अरे क्या सब्जी मंडी बना रखी है तुमने इस क्लास को, चिड़ियाघर है क्या ये क्लास, सुना है ना। तो आपके टीचर्स आपको मेटाफर का एग्जांपल दे रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। दिस क्लास इज अ जू, दिस क्लास इज लाइक अ जू होता बच्चों तो क्या होता, सिमिली। लेकिन सीधा ही कह दिया हमने तो, अरे ये तो चिड़ियाघर है क्लास, तो ये हो गया मेटाफर। लाइफ इज अ ड्रीम, ये लाइफ तो एक सपना है, सीधा ही कह दिया हमने, सपने की तरह नहीं कहा, सपना है, मेटाफर। कंपैरिजन यहाँ पर हुआ है। योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर, तुम्हारा ब्रेन इतना ज़्यादा बढ़िया है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तुम, कंप्यूटर की तरह। तरह वर्ड तो हमने यहाँ से हटा दिया था, तरह होता तो वो सिमिली होता, लेकिन यह है मेटाफर, क्योंकि हमने सीधा कंपैरिजन कर दिया है ब्रेन का कंप्यूटर के साथ। तो बच्चों देख लो, सिमिली वर्सेस मेटाफर भी देख लो कैसे क्या होता है। हर हार्ट इज लाइक गोल्ड, अगर लाइक का यूज है सिमिली, हर हार्ट इज गोल्ड डायरेक्ट कंपैरिजन है बच्चों, मेटाफर। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, लाइक यूज हो गया, सिमिली है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज मेटाफर है। ही ईट्स लाइक अ पिग, वो ऐसे खाता है जैसे सुअर, ही इज अ पिग, अरे वो तो सुअर ही है, ये हो गया मेटाफर। यू आर लाइक अ रॉक, यानी कि तुम इतने स्ट्रांग हो जितनी कि एक चट्टान, यू आर अ रॉक, अरे तुम तो चट्टान ही हो, सीधा कंपैरिजन हो गया बच्चों, मेटाफर। योर आईज आर लाइक सनशाइन, तुम्हारी आंखें तो सनशाइन की तरह है, सूर्य की रोशनी की तरह है। लाइक का वर्ड का यूज हुआ सिमिली, और दूसरा सेंटेंस देखिए इसके सामने वाला, यू आर माई सनशाइन, अरे तुम तो मेरी सनशाइन हो, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया बच्चों, ये हो गया मेटाफर। तो सीधा सीधा क्या होगा, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, सिमिली और मेटाफर के अंदर हमारे दो पहले फिगर्स ऑफ स्पीच जो है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन दोनों में होगा। सिमिली में बस एज या लाइक लगा होगा, और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होगा बच्चों, ये चीज़ तो ये ही है, हम सीधा ही कह देंगे, किसी लाइक या एज वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। आई होप दोनों की बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। अलिटरेशन अगला हमारा है बच्चों, अलिटरेशन। अनुप्रास अलंकार, आप हिंदी में इसको जानते हैं, और बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा देती हूँ क्लास में हिंदी का। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च च हो रहा है ना रिपीट बच्चों, एक व्यंजन जो कि है च। अभी मैंने आपको शुरू में एक टंग ट्विस्टर दिया था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांद की चम्मच से चटनी चटाई। बताओ बच्चों कौन सा जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी च हो रहा है। एक और सुनो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। सुना है ना आप सबने, कौन सा व्यंजन रिपीट हो रहा है बच्चों, ख, ठीक है, ख रिपीट हो रहा है, च रिपीट हो रहा है, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। तो आप समझ ही गए हो, जहां पर पहला पहला कॉन्सोनेंट साउंड सेम रिपीट हो रही हो कई वर्ड्स के अंदर, वहां पर होता है हमारा अलिटरेशन या अनुप्रास अलंकार। जैसे आप इंग्लिश के टंग ट्विस्टर्स, जितने भी इंग्लिश के टंग ट्विस्टर्स हैं वो अलिटरेशन के एग्जाम्पल है, और जितने भी हिंदी के टंग ट्विस्टर्स हैं वो अनुप्रास अलंकार के सुंदर उदाहरण हैं। तो चलिए इंग्लिश के देख लेते हैं। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर,
यहाँ पर देखिए कौन सी साउंड रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड, एस साउंड इज रिपीटेड। एक और देखिए, पीटर पाइपर पिकल्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। बताइए कौन सा साउंड रिपीट है? यस, यू आर राइट, पी साउंड इज रिपीटेड, पर साउंड इज रिपीटेड। सो हियर इट इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार। सो सारे के सारे टंग ट्विस्टर्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं अनुप्रास अलंकार के। अब देखिए कुछ और मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स। माई डियर डियर इज डियर, माई डियर डियर इज डियर। बताइए बच्चों कौन सा साउंड है रिपीट जो हो रही है? ड, डियर डियर डियर। मेरा प्यारा, पहला डियर है प्यारा, फिर दूसरा डियर है हिरन और तीसरा डियर है कोस्टली। तो मेरा जो प्यारा डियर है वो महंगा है। लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लिची, एल 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 एल। देखिए लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लिची, एल साउंड इज रिपीटेड, तो यहाँ पर एल साउंड इज रिपीटेड, सो अलिटरेशन इज यूज्ड। शीप शुड स्लीप इन शेड। बताइए कौन सा यूज हुआ है? स, एस साउंड इज रिपीटेड, शीप should sleep in shed, alliteration. Busy buzzing, the bee behaved beautifully. आपको बहुत clearly दिख रहा है, ब sound is repeated, b sound is repeated, so b consonant is repeated. So here it is a fine example of alliteration. So we all like all alliterations. देखिए यहाँ पर भी मैंने कोई यूज कर दिया, we all like all alliterations. A sound is repeated. All alliterations. चलिए बच्चों फोर्थ पे आते हैं, हाइपरबली। हाइपरबली हिंदी में अगर मैं कहूं तो क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। और आपके हिंदी के टीचर्स ने भी आपको पता होगा अतिशय उक्ति। अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मतलब कहना, मोर देन रिक्वायर्ड। इंग्लिश में इस चीज को बोलते हैं एक्सजरेशन, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है जो मैंने मेरी क्लास में जब मैं हिंदी पढ़ा करती थी स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैंने सुना था, मुझे आज तक वो याद रहता है, बहुत ही खूबसूरत है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब बच्चों एक नगर है साकेत, वो इतना ऊंचा है कि वो गगन को छू रहा है। अब आप बताइए कोई इतना ऊंचा हो सकता है कि स्काई में ही पहुंच जाए? नहीं हो सकता ना। तो ये बच्चों एग्जाम्पल है अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार का। एक्सजरेट कर देना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इतना जितना हो भी ना सके, बहुत ज़्यादा कह देना। तो चलिए एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लियर होएगा। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। अरे मैं इतनी थकी हुई हूँ, मैं 1 साल सो सकती हूँ। अब आप बताइए क्या मैं 1 साल सो सकती हूँ? 1 साल कोई भी सो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन सो जाऊँगी, 24 आवर्स सो जाऊँगी, लेकिन पूरे साल तो बच्चों कोई भी नहीं सोता। तो ये हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सजरेट कर दिया है मैंने इस लाइन को, मेरे थके होने की चीज़ को। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ? हाइपरबली। दैट बॉय रन्स फास्टर देन ए कार। अरे वो लड़का तो कार से भी तेज भागता है। अब बच्चों कोई कार से भी तेज लड़का भाग सकता है क्या? नहीं ना। तो हाइपरबली यूज किया है यहाँ पर। शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक। अरे वो तो इतनी रोई, उसने तो झील बना दी रो रो के। अब बच्चों इतना कौन रो सकता है कि वो झील ही बना देगा रो रो के? तो यहाँ पर ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है, हाइपरबली है। आई डाइड लाफिंग। अरे मैं तो इतना हंसा कि मैं मर गया। हंसते हंसते कोई मर सकता है क्या? नहीं ना। तो इट इज हाइपरबली। और बच्चों विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही खूबसूरत पोइट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उनकी बहुत ही खूबसूरत पोएम है डैफोडिल्स, आप जरूर उसको सर्च करके पढ़ें। उसमें उन्होंने कहा है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये हाइपरबली का इंग्लिश लिटरेचर का, 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस। तो डैफोडिल्स एक तरह के फूल होते हैं बच्चों, उनको देखते हुए कह रहे हैं मैंने एक झलक में 10,000 देख लिए, 10,000 देख लिए। बच्चों एक नज़र में क्या उन्होंने गिने थे 10,000 देख लिए? नहीं, नहीं ना, बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं वो कि 10,000 देख लिए मैंने। तो यहाँ पर भी ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है हाइपरबली का। तो ये हो गया हमारा हाइपरबली। चलते हैं फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच की और, एसिनेंस। एसिनेंस को हिंदी में कहते हैं बच्चों स्वर साम्य अलंकार। इसमें होता क्या है? रिपीट द सेम वाउल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। बच्चों शुरू तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से ही होंगे यहाँ पर शब्द, लेकिन यहाँ पर ना वाउल की ध्वनि, वाउल की साउंड रिपीट होगी। एग्जाम्पल में आप देखिए आपको समझ में आएगा। आप देखिए पहला, जेरी वेंट हियर एंड देयर नोवेयर। जेरी ई, वेंट ई, हियर ई, देयर ई, नोवेयर ई। यहाँ पर देखो वाउल साउंड आ गई ना ई की, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एसोनेंस का। बेयर इज नियर बट नो नीड टू फियर। देखो शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बेयर भी, नियर भी, फियर भी, लेकिन सेकेंड साउंड है हमारी वाउल साउंड, और वाउल साउंड प्रोमिनेंट है, रिपीट हो रही है, तो ये है एसोनेंस। हाउ इज अ काउ नाउ? काउ नाउ, देखो सी एन दोनों कॉन्सोनेंट्स है, शुरुआत हो गई है कॉन्सोनेंट से, लेकिन वाउल साउंड रिपीट है उसके बाद ओ ओ।
और अगर मैं काउ नाउ वाओ कह दूं तो वो भी उसके साथ मैच कर रहा है। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? एसिनेंस के। men sell the wedding bells, men sell the wedding bells, men sell wedding bells, फिर से हमारी वाउल साउंड रिपीट है। the rain is in Spain falls mainly on the plain, रेन स्पेन मेन प्लेन, देखिए होगी ना आई साउंड रिपीट, तो ये वाउल साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है और ये एग्जाम्पल है एसिनेंस का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पन। पन मतलब हिंदी में श्लेष अलंकार। पन बड़ा बहुत ही खूबसूरत है ये वाला फिगर ऑफ स्पीच, आप जरूर इसको सर्च करें, आपको बड़े मजेदार हंसी मजाक की चीजें मिल जाएंगी, बिकॉज इट इज अ जोक यूजिंग वर्ड्स, ह्यूमर इज मस्ट। इसमें हंसी जरूर आती है। एक्चुअली एक वर्ड होगा और उसके दो मीनिंग होंगे, डबल मीनिंग होंगे, और अगर एक मीनिंग के साथ चले तो ठीक, लेकिन अगर डबल मीनिंग आ जाए ना तो वो हंसी की चीज़ बन जाती है। तो ह्यूमर तो इसमें ज़रूर ही ज़रूर होता है श्लेष अलंकार के अंदर। एक वर्ड दो मीनिंग और मज़ा आएगा, हंसी मजाक का होता है। तो पहला देखिए, ये बच्चों जो पहला सेंटेंस मैंने लिया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एन एम्बेसडर अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो देश से बाहर रहता है देश से भले के लिए, ठीक है, देश से बाहर रहता है देश से भले के लिए। तो ये यहाँ पर पन का यूज किया है पोइट ने। वाई आर टेडी बियर्स नेवर हंग्री, दे आर ऑलवेज स्टफ्ड। अब देखो बच्चों, टेडी बियर्स को कभी भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो स्टफ्ड होते हैं। स्टफ्ड के यहाँ पर दो मीनिंग है, एक तो स्टफ हो गया, आप सबने बचपन में टेडी बियर से खेला होगा ना, उसके अंदर फाइबर भरा होता है, स्टफ होता है, फाइबर सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, और एक स्टफ मीन्स भरा हुआ, स्टफ का मतलब। तो एक तो नकली टेडी बियर के लिए यूज होगा कि वो स्टफ होता है, और असली टेडी बियर भी भरा हुआ है, उसका पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पर स्टफ्ड के दो मीनिंग हो गए, जिससे यहाँ पर यूज हो गया पन। अ हॉर्स इज अ वेरी स्टेबल एनिमल। हॉर्स जो है वो बड़ा स्टेबल एनिमल है। यहाँ पर बच्चों स्टेबल के दो मीनिंग यूज हुए हैं। एक तो स्टेबल जहाँ पर हॉर्स रहता है, अस्तबल, उसको हम स्टेबल कहते हैं, और एक स्टेबल मतलब सुलझा हुआ। तो एक सुलझा हुआ एनिमल भी है स्टेबल, सॉरी हॉर्स, और वो रहता भी कहाँ है? स्टेबल के अंदर। तो ये हो गया हमारा पन श्लेष अलंकार। ये देखिए इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगला है बच्चों रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब दोहराई। आपने सुना होगा जब सिलेबस हो जाता है हम क्या करते हैं? रेपिटेशन करते हैं सिलेबस की। रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस। तो इसमें यही है, दोहराई होगी, बार बार आएंगे कुछ वर्ड्स या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि फ्रेजेस। जैसे आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। अब आप बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो बार बार यूज हो रहा है? ये देखिए, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, है ना, हैप्पी का बहुत बार यूज हो गया। तो यहाँ पर किसकी रेपिटेशन है? हैप्पी की। एक और देखिए, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। ठीक है ठीक ना होना, कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? ओके, ठीक है, ओके ए वाई। बच्चों इसकी स्पेलिंग में को भी ध्यान करें, हम शॉर्ट में तो ओके लिख देते हैं, लेकिन अगर हमें फुल फॉर्म में लिखना हो तो ए आता है, कई बच्चे ई लगाते हैं, ओके ई वाई, जो कि गलत है। ओके में ओ के ए वाई आएगा बच्चों। और एग्जाम्पल्स देखिए, alone alone all alone alone on a wide wide sea। बच्चों सैमुअल टेलर कॉलरिज बहुत ही फेमस पोइट है इंग्लिश लैंग्वेज के, कंटेम्प्रेरी थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, जिनका नाम अभी मैंने थोड़ी देर में आपके साथ लिया था। उन्होंने एक पोएम लिखी है, बहुत ही उनकी फेमस पोएम है। उसमें लाइन्स आती हैं alone alone all alone alone on a wide wide sea। तो देखिए अलोन वर्ड रिपीट हुआ है 1 2 3 4 टाइम्स, ऑल 2 टाइम्स, वाइड भी 2 टाइम्स। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है रेपिटेशन का। बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट लगभग आप सभी ने पढ़ा है, क्योंकि हर क्लास के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम इंक्लूड की हुई है। उनकी एक पोएम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जिसकी लास्ट 4 लाइन्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अब अगली जो 2 लाइन होंगी वो रिपीट है बच्चों, रेपिटेशन है यहाँ पर। क्या है वो लाइन? And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। तो ये 4 लाइनों का स्टैंजा था, जिसमें लास्ट 2 लाइन बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है हमारे फिगर ऑफ स्पीच का, जिसका नाम है रेपिटेशन। तो चलते हैं अगले की ओर। अगला है बच्चों पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। सिंपल सी भाषा में कहूँ ना मैं तो, नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, उनको हम ह्यूमन बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें, यानी कि उनमें लाइफ दे दें। जैसे अगर मैं कहूँ चेयर डांस कर रही है, अब तो चेयर तो बेजान है ना, नॉन लिविंग थिंग है, डांस तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कह दिया
कि अरे वो तो डांस कर रही है, तो वो कौन सा मैंने अलंकार यूज किया, मानवीकरण हिंदी में और पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में। सो व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन नेचर और टर्म्स, या फिर असाइनिंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमंस, जैसे पेड़ नाच रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं, पेड़ तो नहीं चल सकते बच्चों, लेकिन मैंने कह दिया वो चल रहे हैं, चलता कौन है, चलते तो ह्यूमन बींग्स हैं। पेड़ तो वैसे तो जान होती है लेकिन वैसे वो चल तो नहीं सकते ना बच्चों। तो यहाँ पर ये कौन सा एग्जाम्पल मैंने, कौन सा किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया, मैंने पर्सोनिफिकेशन का दिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए इसके। द लीव्स डांस्ड ऑन द विंड, पत्तियां हवा पर डांस कर रही थी बच्चों। पत्तियां क्या डांस कर सकती हैं, वो बस हिलती हैं जब हवा चलती है। तो यहाँ पर पोइट ने यूज किया पर्सोनिफिकेशन। द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई, ये देखिए द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई। मून जो है, चंद्रमा जो है, वो रेस्ट कर रहा था आधी रात के आकाश के ऊपर। बच्चों रेस्ट थोड़ा ना करता है वो तो नॉन लिविंग है, लेकिन रेस्ट कौन करता है, हम ह्यूमन बींग्स, लेकिन हमने उसको गुण दे दिए किसके, ह्यूमन बींग्स के। अगला है बच्चों, द सन इज स्माइलिंग एट अस, सूर्य हमारी ओर हंस रहा है। अरे सूर्य थोड़ा ना हंसता है, ह्यूमन बींग्स हंसते हैं। माई होम इज कॉलिंग मी, मेरा घर मुझे बुला रहा है। बच्चों घर क्या फ़ोन करके बुलाएगा मुझे, या आवाज़ लगाएगा आ जाओ भी आ जाओ बहुत देर हो गई। बस हम कह रहे हैं कि घर बुला रहा है, यानी कि मुझे ही घर की याद आ रही है। लेकिन होम इज कॉलिंग, मैंने निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु के गुण दे दिए, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ। द बुक इज क्राइंग, बुक रो रही है। हम किसी सैड बुक को कहे ना, ये बहुत रोने वाली बुक है, कहानी पढ़ के रोना आ जाता है, बुक इज क्राइंग, तो बुक तो नहीं रो सकती। तो फिर यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ, पर्सोनिफिकेशन। माई अलार्म क्लॉक शाउट्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग, सुबह सुबह मेरी ना अलार्म क्लॉक मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि मैं बेड से उठ जाऊँ सुबह। तो शाउट तो बच्चों ह्यूमन बींग्स करते हैं, वो तो ना क्लॉक थोड़ा चिल्लाएगी। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, पैराडॉक्स। दो है बच्चों हमारे पास, एक तो है ऑक्सीमोरॉन, एक है पैराडॉक्स। दोनों ही मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा चेंज है मैं आपको बताऊंगी। पैराडॉक्स क्या होता है, अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ। एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट होगी, एक लाइन होगी जिसमें वो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, उल्टी अपोजिट बातें होंगी उसमें। जैसे कि देखिए मैं बताती हूँ, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, तुम मनी को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो इसे खर्च करके। अब बच्चों मनी को खर्च करके कैसे बचाएंगे, हो गया ना पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी ना, विरोधाभास वाली स्टेटमेंट हो गई कि सेव करो खर्च करके, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, बिगिनिंग ऑफ एन एंड, ये तो शुरुआत है अंत की। कैसे हो सकती है बच्चों अंत की शुरुआत, होगी ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, पैराडॉक्स यूज हुआ है। हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। पहले तो हमें कह रहे हैं देखो ये रूल्स हैं, और फिर कह रहे हैं इग्नोर करो इन सारे रूल्स को। फिर रूल्स दिए क्यों थे भाई, पैराडॉक्स का यूज किया है यहाँ पर पोइट ने। द सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। सेकेंड सेंटेंस गलत है, पहला सेंटेंस सही है। कुछ समझ में नहीं आया ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर दी ना। जानबूझ के पोइट ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं ताकि आप उनमें ध्यान लगाओ कि कह क्या रहा है पोइट। ट्रूथ इज हनी विच इज बिटर, ट्रूथ तो शहद है जो कि कड़वा है। अब ये बताओ बच्चों शहद कड़वा कैसे हो सकता है, तो यह कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, पैराडॉक्स यूज किया है। आई क्लोज माई आई सो दैट आई कैन सी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि मैं देख सकूं। अरे आंखें बंद करके कौन देखेगा, समझ में नहीं आ रहा ना। दो स्टेटमेंट जो है पूरी की पूरी कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो यहाँ पर पोइट ने यूज किया है पैराडॉक्स। तो बच्चों इसी से मिलता जुलता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन अपोजिट वर्ड्स, विरोधा अलंकार, विरोधा अलंकार हम इसको बोलते हैं। टू कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। बच्चों इसका वर्ड ही देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सी मतलब शार्प, मोरॉन मीन्स डल, शार्प डल, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड्स होंगे बच्चों जो कि एक दूसरे के विरोध में होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। दोनों में फर्क कितना है पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में, पैराडॉक्स में पूरी स्टेटमेंट होगी कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑक्सीमोरॉन में केवल दो वर्ड्स आएंगे जो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे हमारे पास। एग्जाम्पल से समझिए, द कमेडियन वॉज सीरियसली फनी, जो मजाक करने वाला कमेडियन था ना वो सीरियसली फनी था। अब बच्चों सीरियस तो मतलब गंभीर, फनी मतलब मजाक है, ये क्या भाई सीरियसली फनी, तो दो वर्ड आ गए, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, सीरियसली फनी। तो यहाँ पर क्या यूज किया है, ऑक्सीमोरॉन। डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज, ओरिजिनल कॉपीज पे ध्यान दो बच्चों। ओरिजिनल मतलब जो मेन कॉपीज थी, कॉपीज मतलब नकल, तो ओरिजिनल
और नकल, ये तो समझ में नहीं आया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो ये हो गया ऑक्सीमोरॉन। डिफीनिंग साइलेंस, डेफ कर देने वाला, बहरा कर देने वाला, साइलेंस सन्नाटा। अब ये बताओ बच्चों, सन्नाटा कैसे बहरा कर सकता है किसी को? खामोशी है वो तो, कुछ बोल ही नहीं रहा कोई, फिर भी बहरे हो गए, तो ये है ऑक्सीमोरॉन। लेस इज मोर, कम ज़्यादा है, लेस मोर दोनों हो गए ना अपोजिट एक दूसरे के, तो ये है ऑक्सीमोरॉन। प्रिटी अगली, प्रिटी अगली, प्रिटी तो मतलब सुंदर, अगली मतलब भद्दी दिखने वाली, दोनों देखो विरोध वाले शब्द हैं, अपोजिट वर्ड्स और एक साथ पोइट ने यूज कर लिए। द रूम इज एन ऑर्गेनाइज्ड मेस, ये जो रूम है ना ऑर्गेनाइज्ड मेस है, मेस मतलब गंदा हो रखा है बहुत, और ऑर्गेनाइज मतलब प्लान्ड, अब प्लान्ड भी है और मेस भी है, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हो गए ऑक्सीमोरॉन। स्मॉल क्राउड, छोटी सी भीड़, अब बच्चों भीड़ ही है तो वो छोटी कैसे होगी, यहाँ पर पोइट ने यूज किया ऑक्सीमोरॉन। यू आर अ क्लेवरली कंफ्यूज्ड मैन, बच्चों क्लेवर मतलब चालाक, कंफ्यूज मतलब पजल्ड, कंफ्यूज्ड, जिसको समझ में नहीं आए क्या करे क्या ना करे, तो क्लेवर भी कंफ्यूज्ड भी, दोनों अपोजिट वर्ड पोइट ने एक साथ यूज कर लिए, तो ये एग्जांपल है ऑक्सीमोरॉन का। चलिए आगे चलते हैं। 11th इमेजरी, इमेजरी पहला वर्ड क्या निकल के आ रहा है, इमेज, इमेज मतलब पिक्चर। तो यहां पर अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, ऐसी लाइंस पढ़ के हमें लगे कि हमारे दिमाग में एक वर्ड पिक्चर बन गई है, हम उसको सोच सके हमारे दिमाग में, तो वो होती है इमेजरी। लैंग्वेज दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल रीडिंग और लिसनिंग। वो इमेजेस किस किस चीज़ से क्रिएट हो सकती हैं, साउंड से, कलर से, टेस्ट से। तो कुछ देखते हैं इसके एग्जाम्पल। फॉर अ ब्रीफ सेकेंड अ स्पाइक ऑफ लाइटनिंग इल्यूमिनेटेड द डार्क पर्पल स्काई। अब बच्चों इतना ज़्यादा क्लियर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर राइटर ने किया है कि एक पिक्चर बन गई है हमारे दिमाग में। देखिए क्या, एक ब्रीफ सेकंड के लिए जो लाइटनिंग चमकी थी, जिसने चमका दिया था पर्पल स्काई को, अब मेरी तो आंखों में इमेज बन गई, पर्पल से कलर का स्काई हो रहा है और उसमें बिजली चमक रही है, बनी ना। तो एक इसका एग्जांपल है इमेजरी का, कि लाइंस को पढ़ के हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, वर्ड्स के थ्रू एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, वो होती है इमेजरी। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। द कलर्स ऑफ द रेनबो सो प्रिटी इन द स्काई are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying how do you do. They are really saying I love you. अब बच्चों कलर्स ऑफ रेनबो हम सोच सकते हैं, हाँ भाई बहुत सुंदर सा इंद्रधनुष है स्काई के अंदर सुंदर से, और लोगों के चेहरे भी हैं वो भी कलरफुल हैं, और मेरे फ्रेंड्स हैं वो शेक हैंड कर रहे हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि दोस्त है वो हाथ मिला रहे हैं, दे आर लविंग ईच अदर। तो यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन्स में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है हमारे माइंड के अंदर, दैट इज़ वाई हियर इमेजरी इज यूज्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए। द नाइट वॉज ब्लैक एज एवर बट ब्राइट स्टार्स lit up the sky in a beautiful and varied constellations which are sprinkled across the astronomical landscape। रात का बच्चों कितना खूबसूरत सा इन 2-3 लाइनों के अंदर वर्णन किया है पोइट ने। तो नाइट है वो बहुत ब्लैक है, स्टार्स चमक रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, वहाँ पर कॉन्स्टलेशंस हैं और बहुत ही सुंदर लैंडस्केप हो रहा है। तो हम बिल्कुल एक पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है ब्लैक नाइट की, जिसमें कि बहुत अंधकार है और तारे टिमटिमा रहे हैं, कॉन्स्टलेशंस टिमटिमा रहे हैं। तो ये है एग्जाम्पल इमेजरी का, जिसे हम सुनकर, शब्दों को सुनकर हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर, एक इमेज क्रिएट कर लें। वर्ड पिक्चर इज कॉल्ड इमेजरी। नेक्स्ट है बच्चों क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है? सीरीज ऑफ आइडिया इन एन असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए क्रम में एक सीरीज ऑफ आइडिया। अब हमारे वीडियो का भी क्लाइमैक्स आने वाला है बच्चों, लगभग हमारा क्लाइमैक्स आ गया है। जैसे कि देखिए एग्जांपल देखिए, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सबसे पहले जिंदगी होगी, फिर आज़ादी मिलेगी, और फिर हम खोज करेंगे, परस्यूट करेंगे खुशी का, हैप्पीनेस का। चढ़ते क्रम में होगा बच्चों ये सीरीज ऑफ आइडिया, चढ़ते क्रम में, मतलब पहले लीस्ट इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, और फिर इंपॉर्टेंट बात आएगी। आगे देखिए, लुक, देखो, अप इन द स्काई, आकाश में, इट्स अ बर्ड, एक पक्षी है, इट्स अ प्लेन, एक एरोप्लेन है। देखिए सीरीज चल रही है ना असेंडिंग ऑर्डर में, देखो, स्काई में, बर्ड, प्लेन, तो ये है क्लाइमैक्स। और एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है क्लाइमैक्स का, जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ही केम, ही सा, ही कनक्वर्ड। वो आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर जो है सीरीज ऑफ आइडिया चल रही है, तो ये है क्लाइमैक्स। एक बिल्कुल इसका अपोजिट होता है बच्चों एंटी क्लाइमैक्स। उसमें क्या होता है? उसमें भी सीरीज ऑफ आइडिया है सेम टू सेम, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उतरते हुए क्रम में है। यानी कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर लेस इंपॉर्टेंट, और फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी बच्चों? फैमिली। उसने अपनी फैमिली खोई,
फिर सेकंड इंपॉर्टेंट थी कार, और लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट था सेल फोन। तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है सीरीज ऑफ आइडिया। एक और देखिए, शी इज अ ग्रेट डॉक्टर, अ मदर एंड अ कुक। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर, देन अ मदर, और आखिरी में कुक। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर है इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, तो है एंटी क्लाइमैक्स। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में है कि सबसे पहले लीस्ट, फिर लेस, और फिर इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लाइमैक्स। और अब नेक्स्ट है बच्चों ट्रांसवर्ड एपिथेट। बहुत बार हमारी इन पोएम्स के अंदर यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अब सुनिए ध्यान से। ट्रांसवर्ड मीन्स जिसको ट्रांसफर कर दिया गया है, एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, विशेषण। When an adjective is presented before you in a way that seems to describe something but it actually refers to something else, कोई adjective दिया होगा, epithet दिया होगा आपको, जो लगता तो है आपको कि इसको डिस्क्राइब करेगा, लेकिन वो किसी और को ही डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, कैसे किसी और को डिस्क्राइब करेगा मैम, यही क्वेश्चन आ रहा है ना। तो देखिए एग्जाम्पल्स अभी कर लेते हैं कैसे। ड्रंक ड्राइविंग, एक व्यक्ति ड्रंक ड्राइविंग में पकड़ा गया। ठीक है, ड्रंक मतलब ऑब्वियसली अल्कोहल पिए हुए, ड्राइविंग, अब ड्राइविंग थोड़ा शराब पी के बच्चों, वो तो स्किल है एक, ड्राइवर इज ड्रंक। तो ये जो है ना ड्रंक ड्राइविंग, ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। लोनली डे, अकेला दिन। अब बच्चों दिन कैसे अकेला होगा, लेकिन जो स्पीकर इसको बोल रहा है ना, दैट आई एम हैविंग अ लोनली डे, वो स्पीकर इज लोनली, वो बोलने वाला लोनली है, दिन लोनली नहीं हो सकता। तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। स्लीपलेस नाइट, बच्चों नाइट स्लीपलेस कैसे हो सकती है, वो व्यक्ति स्लीपलेस है, उसे नींद नहीं आ रही जो उस नाइट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ड है, एग्जाम्पल है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का। आई एम हैविंग अ वंडरफुल डे। अब बच्चों वंडरफुल डे, दिन कैसे शानदार हो सकता है, मैं इंजॉय कर रही हूँ उस दिन को, मेरे लिए वो वंडरफुल है। तो ये भी एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा लास्ट है आज का, ओनोमटोपिया। ओनोमटोपिया मीन्स, इसको हम सिंपली कह सकते हैं फिगर ऑफ साउंड। ये साउंड को बताएगा, आवाज़ को, नेचर की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, कुछ भी साउंड हो सकती है, जैसे बजिंग साउंड बी की, हिसिंग स्नेक की, ठीक है, रस्लिंग साउंड लीव्स की। तो साउंड्स का जहाँ भी जिक्र होना बच्चों, वहाँ पर यूज़ होता है ओनोमटोपिया। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ओनोमटोपिया इज द यूज ऑफ मीनिंगफुल साउंड इफेक्ट्स in poetry to make the description more expressive and interesting। किसी भी डिस्क्रिप्शन को बढ़िया सा एक्सप्रेसिव, इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्ण बनाने के लिए साउंड्स का प्रयोग करता है पोइट। और जहाँ पर भी साउंड आ जाए, कोई साउंड के एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो कोई भी साउंड अगर यूज़ कर लेता है पोइट, तो वो साउंड का कोई भी वर्ड यूज़ होते ही आप समझ जाइए वहाँ पर पोइट ने यूज़ किया है ओनोमटोपिया। एग्जाम्पल्स देखिए, द बजिंग बी फ्लू अवे, बजिंग, बज साउंड किसकी होती है, बी की। द लार्ज डॉग सेड बाओ वाओ, बाओ वाओ कौन करता है बच्चों, डॉग, साउंड होगी ना नेचर की। द स्नेक हिस्ड, हिस किसकी साउंड होगी, स्नेक की। तो जहाँ पे किसी भी साउंड का जिक्र हो, वहाँ पोइट यूज़ करेगा ओनोमटोपिया। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 15 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर चिल्ड्रन।